हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ये हमारी एक बोन डिजीज़ होती है जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती हैं। जो ये वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड पोरस से ही, जिसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड पोरस से। ठीक है। थिनिंग जो हो जाती है बोन टिश्यू की, या फिर जो लॉस हो जाता है बोन डेंसिटी का ओवर टाइम, तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं पेशेंट की सस्पेक्टिबिलिटी को टुवर्ड्स फ्रैक्चर। इन दोनों चीज़ों की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक जो नॉर्मल बोन होती है उसमें क्या होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है जो कि ये नॉर्मल है। लेकिन विद टाइम क्या हो जाएगा, जो ये डायमीटर होती है यहाँ पे कॉम्ब स्ट्रक्चर की, वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। पोर्स जो है यहाँ पे डायमीटर उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा फ्लेजाइल हो जाएंगे। एज जो होती है वो एक मेन फैक्टर है। एज क्या करेगी, विद एज क्या है, कॉमन होती है ये चीज़ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यहाँ पे ये जो पोर्स के डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ये स्पेशली वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रोन बोन्स कौन सी होती हैं, लॉन्ग बोन्स या फिर जो मेन बोन यानी कि पैल्विक बोन, स्पाइनल बोन, रिस्ट बोन और शोल्डर, ये बोन ज़्यादा जो है प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। बोन में क्या करते हैं हम, बोन में दो टाइप का काम जो है बोन में चलता रहता है। एक होता है डीमिनरलाइजेशन, एक होता है न्यू बोन का फॉर्मेशन। डीमिनरलाइजेशन यानी कि जो पुरानी बोन्स होती हैं उनका टूटना, और न्यू बोन का फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस साथ के साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो जो ऑस्टियोक्लास्ट है यानी कि जो बोन का टूटना है वो क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बोन का डीमिनरलाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो बोन से रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो ब्रिटल हो जाती है। और जो न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट, वो कम हो जाता है। यानी कि क्या होगा, जल्दी जल्दी बोन टूटती तो रहेगी लेकिन न्यू बोन जो है वो फॉर्म ही नहीं हो रही, तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसकी वजह से बोन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन और ब्रिटल हो जाती है, तो ईजिली फ्रैक्चर होने के वहाँ पे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है टाइप्स की। तो ऑस्टियोपोरोसिस के 4 टाइप है। पहला आता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। ये किस वजह से हो सकता है, ऑस्टियोपिनिया यानी कि कोई भी बोन अगर प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, या कोई न्यू बोन जो है वो नहीं बन रही है, पोस्ट मेनोपोजल है, या फिर सेनाइल यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं वो हो पा रहे हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लीड कर सकती हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस को। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। बोन अगर लॉस हो रही है ड्यू टू कुछ हम मेडिसिन्स ले रहे हैं या कुछ हम ऐसी थेरेपी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बोन में लॉस हो रहा है वो चीज़, या फिर कोई ऐसी दूसरी डिजीज़ कंडीशन है, कोई लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके बाद आता है जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है जब बोन की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है, और ये मोस्टली 18 टू 14 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा रेयर होता है। एंड फोर्थ होता है आइडियोपैथी, यानी कि जिसका कोज ही नहीं पता, हमें बस सीधा डिजीज़ ही देखने को मिलती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से वो डिजीज़ कंडीशन हुई है, यानी कि किस वजह से यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होगा, वो हमें नहीं पता। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जब भी बोन का डिग्रेडेशन हो रहा है, बोन वीक पड़ रही है, तो पेन होगा। फ्रैक्चर होने के चांसेस ऑलवेज, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा हर एक में कि फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पुरानी बोन का फॉर्मेशन, सॉरी, न्यू बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। एब्डोमिनल डिस्ट्रप्शन होएगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, टेंडरनेस होएगी बहुत ज़्यादा। हमारा पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे, स्कोलोसिस देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी स्पाइन होगी उसकी एस शेप में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। लॉर्डरोसिस देखने को मिल सकता है, यानी कि जो लंबर रीजन है वो इन्वर्ट आ जाएगा और एब्डोमिनल जो है एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरीके से हमें शेप देखने को मिलेगी। और काइफोसिस हो सकता है, यानी कि एक डेविज हम्प, जो हम कहते हैं कि हमारे जो शोल्डर है वहाँ पे पीछे नेक के नीचे एक हम्प सा निकल जाता है, जैसे कैमल को होता है, तो ऐसे काइफोसिस हमें देखने को मिल सकता है।
अब कोजेज़ क्या-क्या होते हैं, क्या एटियोलॉजी है जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो अगर विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, जो एक्टिव फ़ॉर्म होती है विटामिन डी की, अगर डेफ़िशिएंसी हो जाती है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी है तो भी, अगर हम ज़्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो जो हमारी बोन की स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। एजिंग एक फैक्टर है, क्योंकि एज के साथ-साथ जो हमारी बोन का फ़ॉर्मेशन होता है, न्यू बोन का फ़ॉर्मेशन, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हार्मोनल फैक्टर बिल्कुल इसको अफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही साथ सीओपीडी भी एक हार्मोनल फैक्टर ही है जो देखने को मिलता है। फ़ॉस्फ़ोरस की अगर डेफ़िशिएंसी हो जाती है तब भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और पोस्ट मेनोपॉज़ल भी एक कंडीशन है। पोस्ट मेनोपॉज़ल में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो इन्हिबिट कर देता है जो पैराथ हार्मोन्स हैं। ठीक है? और वो क्या करता है, एस्ट्रोजन ये मेंटेन करने में हेल्प करता है बोन की डेंसिटी को, और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी इंक्रीज़ करा देता है। तो जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज़ल होता है तो यहाँ पे क्या होएगा कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जो बोन की डेंसिटी है वो भी मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है? उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर्स। तो जो ओबीज़ पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो 2 टाइप के हैं, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। पहले कर लेते हैं नॉन मॉडिफाइएबल, जैसे कि एज है, एज को हम चेंज नहीं कर सकते। वुमेन यानी कि जेंडर जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। रेस यानी कि जो वाइट और एशियन पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है तो वो केस भी, या फिर किसी की जीआई यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर किसी की सर्जरी हुई है तो वो भी एक केस है। वो लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। मॉडिफाइएबल में अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या कोई बहुत ज़्यादा कम एक्सरसाइज करता है, कि उसकी बॉडी हैबिचुअल ही नहीं है एक्सरसाइज करने के, या कोई कैल्शियम या फॉस्फोरस की जो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कम ले रहा है, या फिर कोई स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करता है या इंटेक करता है, तो वो लोग भी जो है ज़्यादा प्रोन होते हैं। उन लोगों को भी चांसेस होते हैं कि उनकी बोन की डेंसिटी वीक हो सकती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कोएजिटिव फैक्टर्स आते हैं जो कि क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होएगा, ओस्टियोक्लास्ट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो बोन का रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ओस्टियोब्लास्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होएगा, बोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी और बहुत ज़्यादा ब्रिटल बन जाएगी, जिसकी वजह से बोन का जो मास है या फिर बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये फर्दर लीड करेगी ऑस्टियोपोरोसिस को। अब हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या कोई पेशेंट आया उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो हम उससे मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, या किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई कैल्शियम फॉस्फोरस कम ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री से। ठीक है? उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा था कि उसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसको लॉर्डोसिस, काइफोसिस, या फिर जो बाकी जो और भी प्रॉब्लम्स थी वो हमें पेन वगैरह वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो वो हम कहाँ से असेस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से। उसके बाद बोन की क्या हालत है, बोन में क्रैक तो नहीं है, फ्रैक्चर वगैरह की वजह से नहीं है, या कोई स्पाइन की डिजीज़ नहीं है, तो हम एक्सरे से करा सकते हैं, वो हमें एक्सरे कराते हैं। बोन डेंसिटी हम टेस्ट करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं, फॉर क्वांटिटेटिव अल्ट्रासाउंड जो है वो हम करा सकते हैं बोन्स वगैरह की चेक कराने के लिए। बोन की बायोप्सी करा सकते हैं कि बोन की डिजीज़ तो नहीं है, या बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सीटी स्कैन करा सकते हैं, और एमआरआई करा सकते हैं फॉर अ ब्रॉड डिटेल। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम देते हैं पेशेंट को बायफॉस्फेट्स देते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है बोन के ब्रेकडाउन को, और रिलीज़ करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस को। अगर हम बायफॉस्फेट्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम दे देते हैं एल्ड्रोनेट, रिजिड्रोनेट, आइबोन्ड्रोनेट, या फिर जोलिन्ड्रोनिक एसिड। ठीक है? अगर सेकेंडली हम बोन बिल्डिंग ड्रग्स देते हैं, जैसे कि टेरिपेराटाइड, या फिर जो रोमोज़ोजुमाब जो होते हैं ये हम देते हैं।
मिमिक एस्ट्रोजन देते हैं हम। पोस्ट मेनोपॉजल जब हो जाता है तो एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम ऐसा सप्लीमेंट्स देते हैं जो बॉडी में जाके ऐसे दिखाते हैं कि ये एस्ट्रोजन की तरह ही काम करते हैं, यानी कि मिमिक्री करते हैं, वो बॉडी में जाके खुद को एज आ एस्ट्रोजन ही शो करते हैं। तो रिलैक्सोफिन जो है वो टैबलेट है। उसके बाद हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं। साथ ही साथ हम जो है दूसरी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एंड्रोजन्स, कैल्सिटोनिक, विटामिन डी, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सब देते हैं। और जो पेन वगैरह की चीज़ें आ रही हैं देखने को हमें मिलती हैं, तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। ठीक है, तो ये सारा होता है मैनेजमेंट जो हम देते हैं जब हमें ऑस्टियोपोरोसिस का कोई पेशेंट दिखता है या पेशेंट हमारे पास आता है, तो ये सारा उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं जब ऑस्टियोपोरोसिस हो रखी हो, तो उसके बाद बोन फ्रैक्चर होने के या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं।